गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जितना न्यूमेरिकल है गुरुत्वाकर्षण और उससे आगे हम लोग 4 चैप्टर पहले कर चुके हैं। इसके पहले वाला क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग देखेंगे आज गुरुत्वाकर्षण का, देखेंगे न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्तीय गति तथा रेखीय गति का, सरल आवर्त गति का देखेंगे। 3 चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल आज देखेंगे। चलें वो स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कुछ पॉइंट होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले क्या है गुरुत्वाकर्षण, होता क्या है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो होता है कि एक क्षणिक बल होता है और मौलिक बल होता है। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? एक कमज़ोर बल है, क्षणिक मौलिक बल है, जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। तो बताइएगा, पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, गुरुत्वाकर्षण एक क्षणिक या मौलिक बल तो है ही, तब बोलेगा जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के मन की कण या पिंड के बीच लगता है, तो किसके कारण लगता है? तो उसके द्रव्यमान के कारण लगता है। फिर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को कौन दिए थे? न्यूटन साहब दिए थे। क्या बोले थे? अच्छे से समझिएगा, क्या बोले थे कि अगर कोई अलग अलग दो द्रव्यमान है, क्या है, एक का है m1 है, अच्छे से समझिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक का क्या है द्रव्यमान? m2 है, और उनके बीच की दूरी जो आपका है r है। यही बोले हैं कि अगर तो अलग अलग द्रव्यमान अगर है m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी अगर r है, तो उनके बीच की दूरी जो होता है कि बल के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। कि मान के बल जो होता है आपका फेस होता है, फोर्स होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? m1 इंटू m2 होता है। पहला पॉइंट ए बता चुके हैं। क्या होगा? उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा होता है क्या? उनके बीच की, और दूसरा क्या होता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती। तो बीच की दूरी क्या है? r है। तो एफ आपकी बोल रहे हैं कि व्युत्क्रमानुपाती माने 1/r² बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? m1 m2 बटा क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। अब आता है कि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? जी m1 m2 बटा क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। आपका ये फार्मूला आपको रट लेना है कैसे भी करके। एफ बराबर जी m1 m2 बटा r² होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपका दो द्रव्यमान है m1 है m2, बीच की दूरी क्या है? r है। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके बीच की दूरी का क्या होगा? समानुपाती होगा, और बीच के मन की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज दोनों को लिख m1 m2, f को प्रोपोर्शनल हटा दिए तो g लिख दिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि g का मान पूछा जाता है। देखिएगा, ये g जो है ना, ये g का मान पूछा जाता है। g का मान क्या होता है? तो 6.67। एक डाटा के साथ इसको याद कर लीजिएगा, क्या कि डाटा में घुमाता है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है? पर kg स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। देखिएगा, किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि किसी गुरुत्वाकर्षण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। उसको भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार कहते हैं। कहीं कहीं द्रव्यमान दे देता है तो आप लोग को मानना नहीं क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और जी का खोज जो किए थे, कौन किए थे? हेनरिक कैवेंडिश साहब ने किए थे। कब किए थे? हेनरिक कैवेंडिश साहब किए थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफ बराबर तो जी m1 m2 बटा r² होता है। इसे पूछा था गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है कि जी का निकाल लेता है। जी निकाल लेंगे 36 गुना करके, जी बराबर एफ r² बटा m1 m2 m2 आ गया। अब देखिएगा, इसका जो हम लोग को लिखना क्या है कि जी का बीमा लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिएगा, एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए। एम का क्या होता है? मास का केजी होता है। एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिएगा, r² माने मीटर है, दूरी उसके बीच की दूरी तो m²। अब बटा बताइएगा, m1 इंटू m2 तो मास है आपका, तो kg गुने क्या हो जाएगा? kg आपका हो जाएगा। 1 kg से 1 kg खत्म होगा। देखिए, मीटर स्क्वायर इन्हें एक है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और kg ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? kg के पावर -1 मीटर क्यूब सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको mlt के फॉर्म में लिखना है। mlt मास का kg, m का कितना है? -1 है। m का कितना? लेंथ का मीटर 3 है, और समय का कितना है? -2 है। आपका ये आपका फॉर्म आ जाता है। m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2 होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग रट दीजिएगा। इसको बस रटना नहीं है, हमको ये समझ लेना है कि कहाँ से आया। बस एक बार अगर
अगर आपको MLTF को निकालने बीमा नहीं निकालने आ रहा तो इसका वीडियो स्पेशली हम वीडियो डाल चुके हैं 5 मिनट का, आप लोग उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बीमा का एक स्पेशल वीडियो बनाया है। ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम जो होता है कि पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, लागू होता है। क्या होता है न्यूटन के। अब देखिए इसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन अच्छे से खाली समझिएगा। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, देखिएगा दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है। ये बोल रहा है क्या, इसका मान लीजिए कि M1 है, ये M2 है। ठीक है। उनकी बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, क्या कर रहा है। और अगर माने कि क्या कर रहा है कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना, मान के द्रव्यमान को इसको 2m1 था तो 2m1 कर दिए, इसको 2m2 कर दिए, बीच की दूरी r था तो इसको r/2 कर दिए, यही बस किए हैं। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनता है। फार्मूला हम क्या पढ़ाएं अभी, F बराबर G m1m2/r²। अच्छे से देखिएगा तो ए जी का जी रहने देते हैं, M को 2m1 कर दिए हैं और M2 को 2m2 कर दिए हैं, बटा r² जो था तो उसको आधा कर दिए हैं, r/2 का होल स्क्वायर होगा। देखिए तो r²/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। और चर्चों को देखिएगा 4 G m1m2 गुने क्या हो जाएगा, ऊपर ही चल जाएगा 4 चल जाएगा, इसका r²/4 होगा, ऊपर हो जाएगा 4। तो चर्चों का 16 G m1m2 बटा क्या हो जाएगा r²। तो कितना गुना हो गया, तो ये आपका 16 गुना हो गया। अगर पूछता कितना गुना बढ़ गया तो पहले 1 गुना था, अब की 16 गुना हुआ तो माने कि 15 गुना बढ़ गया। क्वेश्चन पूछेगा कि कितना गुना हो गया तो 16 गुना आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा 16 गुना। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाया गया। F बराबर 2m1m2 बटा क्या होगा r/2, r/2 मीन्स क्या r² बटा इसको 4 ऊपर चला गया तो 2 दूनी 4, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 G m1m2। F नया बराबर क्या तो 16F आ गया, हो कितना गया तो 16 गुना हो गया, और बढ़ कितना गया, पहले 1 था तब हो गया 16 हो गया तो 15 गुना बढ़ गया। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन। अब आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है क्या, देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या अंतर होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है, दो वस्तु के बीच में ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन गुरुत्व बल क्या होता है कि एक वस्तु पृथ्वी पर होना चाहिए या दूसरा कहीं भी हो, बस एक वस्तु पृथ्वी पर होना चाहिए। गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में यही अंतर है। गुरुत्वाकर्षण बल को G से करते हैं, गुरुत्व बल को F से करते हैं। अब आता है कि क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को G से या गुरुत्व त्वरण को क्या करते हैं G से करते हैं। देखिएगा आपका इसमें पढ़े होंगे, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि न्यूटन के जो मान कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में पूरे ब्रह्मांड में के लिए मान्य है। तो इसका मान पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है नहीं बदलता है, लेकिन इसका मान अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इसका जी का मान 6.67 10 न्यूटन मीटर उसका पर kg स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर इसका कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कहीं कहीं 10 दिया रहेगा डाटा में तो लेना है। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो आपका है क्या है सदिश राशि है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो आपका क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो आपका है कि अदिश राशि है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो आपका है कि ये आपका क्या है, तो आपका जो हमेशा एक क्या है गुरुत्वीय त्वरण जो है कि आपका एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, सदिश राशि है। देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल की क्या है, कमजोर बल है। क्या है, कमजोर बल है। दो द्रव्यमान युक्त बीच के गुरुत्वाकर्षण बल एक केवल क्या है, आकर्षण बल है। देखिएगा जी और बड़का जी और छोटका जी में अंतर क्या, देखिए इसके बीच का हम बता रहे थे कि संबंध क्या है। देखिएगा छोटका जी बराबर क्या होता है, बड़का जी बटा m बटा क्या होता है r², वही बराबर होता है जी। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, F बराबर G m1m2 बटा r², F की जगह G लिख दिए, G m1 m मान लिए दोनों को, तो Gm² Gm बटा क्या हो जाएगा नीचे r² हो जाएगा। ठीक है, Gm बटा क्या होता है r² होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान से फेंके जाने वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण जो है कि मान वस्तु के द्रव्यमान पर कभी निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा कि जब बोलेगा गुरुत्वीय त्वरण से कोई वस्तु अगर गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है कि गिरते हुए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कि ये 50 kg का है तो इसमें ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगेगा। सबका 9.8 ही होता था, 9.8 से लगेगा या 10 से लगेगा, इतना ही होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर कभी निर्भर नहीं करता है।
क्या करता है, फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की वर्तमान दूरी को आधी हो जाए, क्या हो, आधी हो जाए, तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षणांक कितना बढ़ जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो देखिएगा आपका फार्मूला वही A/G m1m2/r² है। इसके बीच की दूरी r/2 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4G m1m2 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, F नया बराबर 4F हो जाएगा, कितना 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है क्या कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, जी होता है। एक बात याद रखिएगा कि एक द्रव्यमान होता है और एक भार होता है। देखिएगा द्रव्यमान का मान होता है ना कि कहीं पे भी चेंज नहीं करेगा। अगर ब्रह्मांड में पूरे जगह माने कि इसका मान कहीं भी चेंज नहीं होता है, लेकिन भार का मान चेंज होता है। अगर पृथ्वी की सतह पर अगर मान कि मान लीजिए कि चंद्रमा के सतह पर अगर 600 है चाहे 60 न्यूटन है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण पर चंद्रमा का मान क्या होगा। अगर यहाँ से 60 है तो वहाँ पर क्या होगा, 10 होगा, G/6 होता है। इसे न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। देखिएगा तो गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर कितना होगा, G/ कितना हो जाएगा, G/ आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, G/ आपका 6 होगा। ठीक है। आप पृथ्वी का भार बराबर W बराबर पढ़े ही होंगे, mg होता है, और चंद्रमा का भार mg बटा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो W बराबर आपको दिया हुआ है 60 न्यूटन दिया हुआ है। चंद्रमा की सतह पर इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो W चंद्रमा का निकालना है, किसका निकालना है, चंद्रमा का। तो W बराबर क्या होता है, mg, क्या होता है W/mg। तो कितना mg कितना दिया हुआ है, 60, ये तो 60 दिया हुआ है, 60 अब बटा कितना, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, तो 10 से 6 से क्या कर देंगे भागा, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे भी आपका चंद्रमा पर पूछ रहा था, चंद्रमा पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है, अपन चंद्रमा पर G/6 होगा तो 1/10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु का वजन है जो 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो बताइए एक वस्तु का वजन आपका कितना है, 200 न्यूटन है। तो W आपका दिया हुआ है 200 न्यूटन है। अब पूछ क्या रहा है, एम पूछ रहा है कि क्या होगा। तो W बराबर क्या पढ़े हैं, m/g पढ़े हैं, और 200 दिया हुआ है, एम नहीं दिया हुआ है, जी का मान 10 लेना है, 1 0 से 1 0, तो एम बराबर कितना हो जाएगा 20 kg राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा kg में होता है। देखिएगा फिर क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो था पृथ्वी का क्या होता है, 1/6 गुना होता है। क्या होता है, 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन देखिएगा एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन, चांद की सतह पर कितना होगा, डायरेक्टली 6 से भाग दीजिए, 1000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा आपको अभी बताएं जस्ट कि G/Gm/r² होता है। अगर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक जाएंगे तो फार्मूला G'/Gm/r+h² होता है। अगर पृथ्वी की सतह से d गहराई नीचे तक अगर जाते हैं तो G'/G(1-d/r) होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि देखिएगा न्यूमेरिकल इसका करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तैयो देख लेना, अगर हार्ड थोड़ा सा पूछा जाए तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। अच्छा बताइएगा एक ग्रह की त्रिज्या उसके द्रव्यमान की त्रिज्या के द्रव्यमान के आधा बोल रहा है, तो दुगुना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दुगुना। तो ऐसे भी कितना होता है 9.8 होता है, आधा बोल रहा है तो उसको 2 से क्या करें डायरेक्ट गुना कीजिए, तो 19.6 आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, सी मार सकते हैं। लेकिन हमको पढ़ना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो पूछ रहा है तो G/Gm क्या होता है, r² होता है। और इसी के क्या कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। जैसे m था तो m/2 कर दिया जाए, r था तो r/2 इसको कर दिया जाए, r/2 कर दिया जाए। तो आपका फार्मूला क्या होता है, तो आपका होता है फार्मूला क्या, G/Gm/r² होता है। क्या होता है, Gm/r² होता है। तो बताइएगा G' बराबर आपका Gm/ क्या होता है, r² होता है। इसको आधा कर दिया जाए, ठीक है। तो G को G रहने देते हैं, m को आधा कर दिया जाता है, m/2 कर दिया जाता है, और r को आधा कर दिया जाता है, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा तो क्या होगा G/m, अब बटा क्या हो जाएगा 2 × r², गुने क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा Gm/r²। क्या होगा Gm/r²। समीकरण फर्स्ट और सेकंड तो क्या होगा, 2 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो समीकरण आपका फर्स्ट बना, शुरू में क्या होगा Gm/Gm क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तो जी क्या होगा कि G' बराबर आपका क्या हो जाएगा 2G हो गया। क्या हो गया 2G हो गया। G का मान कितना होता है 9.8 होता है, कितना होता है 9.8
19.8 होता है तो 9.8 होता है तो 19.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19.6 हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किएगा। जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, क्या होता है? जी एम बटा आर स्क्वायर। जी एम बटा क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, तो आर था तो एम टू कर दिया गया, आर टू कर दिया गया। देखिएगा जी डैश किया गया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बताइएगा दो गुना ही बताया गया, और पहले में जो बताया गया था क्या, पहले में जी बताया था, जी बराबर 2g हो गया, 2g जी का मान हम लोग धर लिए। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग अभिकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ते हैं और अपकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ते हैं। इसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में क्या कर दिया जाता है, पूछा जाता है। चैप्टर का नाम क्या आपका है कि वृत्तीय गति। चैप्टर का नाम आपका स्टार्ट हो गया वृत्तीय गति और रेखीय गति। क्या होता है? रेखीय गति, जिसको सर्कुलर मोशन एंड लिनियर मोशन कहते हैं। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है आपका कि अगर कोई एक पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो परिणाम उसका क्या रहता है? समान रहता है, लेकिन त्वरण बदलने के कारण उसका वेग बदलता है, और वेग में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, और इसके कारण एक बल लगता है जिसका अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल को केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। अब बोलता क्या कि एक समान वृत्तीय गति के चाल में गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है। एक समान अगर वृत्तीय गति के चाल और गतिज ऊर्जा क्या होता है? नहीं बदलता है, अर्थात अचर रहता है, लेकिन अन्य राशियाँ जिसमें वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि क्या होता है? चर हो रहता है, ऐसे बदल सकता है। क्वेश्चन यही था आपका कि अभिकेंद्रीय त्वरण का फार्मूला आपका क्या होता है? अभिकेंद्रीय AC बराबर क्या होगा? V स्क्वायर बटा R होता है। क्या होता है? V स्क्वायर बटा क्या होता है? R होता है। और आपका अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्रीय त्वरण का मान बताएं अभिकेंद्रीय बल का, तो FC बराबर क्या हो जाएगा? MV स्क्वायर बटा क्या होता है? R होता है। क्या होता है? FC बराबर MV। और इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं V बराबर ओमेगा आर होता है, और W बराबर क्या होता है? 2πn होता है। 2π बटा T, एन जो आपका आवृत्ति है, T आपका क्या है? आवर्तकाल है। देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, अगर किसी धागे का तनाव सहन क्षमता कितना है? आपका 100 न्यूटन है। FC दिया हुआ है आपका कितना? 100 न्यूटन। इसका फोर्स इस पर इतना लगा, तनाव इसका है। ठीक है, अब वो रहा कि और उससे पत्थर बांध कर 1 kg का पत्थर बांध दिया गया था। 1m बराबर आपका दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, और धागे की लंबाई आपका दिया हुआ है कितना? 4 मीटर। धागा की लंबाई माने आर है। क्या है? धागे के तनाव के ऐसे दिया हुआ है तो 4 मीटर का क्या है? त्रिज्या आर दिया हुआ है। तब वो रहा कि टूट ना जाए, महत्तम वेग पर इसको कितना पर घूमा जाएगा? धागा टूट ना जाए, तो महत्तम वेग पर कितना घुमा जाता है अभिकेंद्रित, तो वो इसका निकालेंगे। तो क्या होगा? FC बराबर क्या पर है अभी? MV स्क्वायर बटा क्या होगा? R। मैक्सिमम फोर्स निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम कितना तनाव इसका बनेगा, अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? FC डायरेक्ट निकाल रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल रहे हैं। तो M आपका दिया हुआ 1 इंटू V स्क्वायर और बटा कितना? 4, और बराबर कितना है? 100 है, तो 400 V बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है। देखिएगा क्वेश्चन वही है कि टायर के एक सड़क मार्ग पर बीच का घर्षण गुणांक 0.25 दिया हुआ है, तो म्यू आपका दिया हुआ है कितना? 0.25 दिया हुआ है। 20 मीटर की त्रिज्या आपका आर दिया हुआ 20 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि बिना कार चला अधिकतम कितना वेग तक जा सकता है, तो घर्षण के कारण बोल रहा था। घर्षण का एफ लिमिट का आपको म्यू इंटू एम जी बता चुके हैं। इसके पहले वाला फार्मूला में बताए थे घर्षण गुणांक बोल रहा है, तो म्यू एम जी बराबर क्या होता है? MV स्क्वायर बटा आर होता है। आप लोग का V का मान निकालना 7 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है सरल आवर्त गति। आवर्त गति इसी में देखिएगा, आवर्त गति में इसी में पढ़ना था कि सरल आवर्त गति से आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरल आवर्त गति में आप लोग को देखिए क्या, वह गति जो निश्चित समय के अंतराल के बाद दोहराता है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति क्या होता है? झूले की गति, घड़ी के सुई की गति, पेंडुलम की गति। आपका क्या होगा कि हर निश्चित समय पर क्या करता है? दोहराते रहता है। सभी सरल आवर्त गति सरल आवर्त गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्त गति नहीं है। क्या? सरल आवर्त गति नहीं है। और देखिएगा कि आवर्तकाल होता क्या है। तो आवर्तकाल क्या होता है? टाइम ऑफ पीरियड होता है। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन अगर पूरा करने में क्या होता है? लगा समय को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? पेंडुलम यहाँ पर लटका हुआ है, तो यहाँ से अगर यहाँ से क्या आता है? यहाँ से अगर यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ पर पहुँचना है इसको, तो यहाँ से एक दोलन किया, यहाँ से गया और एक यहाँ से आया, तो एक दोलन इसका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक दोलन कहलाएगा। एक दोलन करने में जो लगा समय उसको होता है, उसको क्या करता है? आवर्तकाल का। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है, तथा बीमा इसका क्या होता है?
टी होता है, आवर्तकाल का टी होता है। अधिकतम आवर्तकाल अधिक अगर होगा तो सुस्त हो जाएगा, आवर्तकाल अगर कम होगा तो क्या होगा, तेज होगा। याद रखिएगा, आवर्तकाल अगर सुस्त हो जाएगा तो कम होगा, और आवर्तकाल अगर अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। आवर्तकाल अगर कम हो जाएगा तो तेज हो जाएगा। अब आवर्तीकाल फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी को एन से करते हैं तो क्या होता है, हमेशा आवर्तकाल के उल्टा होता है। क्या होता है, एन बराबर 1/t। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या क्या होता है, प्रति एकांक समय में दोलन की कुल संख्या जो होता है, नंबर ऑफ निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है कि क्या होता है, नंबर गिनते हैं कि प्रति एकांक समय में कितना दोलन किया है, उसे क्या करते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवर्त का एसआई मात्रक आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, और इसको पर सेकंड इसको बोला जाता है। क्या होता है, उसको पर सेकंड बोलते हैं। 1/t होता है, पर सेकंड बोलते हैं। तो m0 l0 t के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिएगा सरल लोलक में कि एक इससे न्यूमेरिकल अच्छा खासा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर m द्रव्यमान के l लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप आवर्तकाल क्या होगा, दोलन के फलस्वरूप क्या होगा, इसमें अगर दोलन हो रहा है तो दोलन के माने कि जो आपका इसके बीच का एल दिया होता है, दोलन के फलस्वरूप क्या होगा, इसका आवर्तकाल क्या होगा, t बराबर 2π√L/g। आपको फार्मूला इसको याद रखना, ठीक है। देखिएगा, आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तथा गोलक की प्रकृति तथा विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान के देखिए, द्रव्यमान में पारा का ज़्यादा, पारा का ज़्यादा होगा। आवर्तकाल किसका, पारा और पानी का दोनों को बराबर होगा। प्रभावी लंबाई अगर एल आधा भरा हुआ है, एल पूरा भरा तो आधा का ज़्यादा होगा। आवर्तकाल में टी आधा हुआ तब पूरा आधा आवर्त ज़्यादा होगा, आवर्तकाल उसका होगा। देखिएगा, अगर किसी झूले पर कोई व्यक्ति झूल रहा है तो आवर्तकाल नहीं बदलेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा, आवर्तकाल कभी द्रव्यमान पर इसका निर्भर नहीं करता है। क्या बताएं कि द्रव्यमान पर निर्भर कभी नहीं करता है। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई के घटने से आवर्तकाल कम हो जाता है। प्रभावी लंबाई के अगर घट जाएगा, चाहे आवर्तकाल घट जाए और झूला तेज हो जाता तो उल्टा होने पर भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी झूले पर झूल रहा है और वह खड़ा हो जाता है तो प्रभावी लंबाई के घटने के कारण उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे देखते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या पूछा जाता है, देखिएगा आपको बता चुके हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn होता है। ओमेगा बराबर 2π/t होता है। क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, हम रट लीजिए इसको, कि एक सरल लोलक 10 सेकंड में 50 बार दोलन करता है तो कितना, हमारे पर सेकंड का प्रति एकांक समय में निकाले। हम पढ़े, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि प्रति एकांक समय में लगने एक माने कि प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या आवृत्ति कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। तो सबसे पहले 10 सेकंड में दिया हो 50 दोलन करता है तो 1 सेकंड में कितना, 5 दोलन करता है। तो आपका आवृत्ति आपका 5 दोलन आ गया। आवृत्ति का परिभाषा क्या है कि प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या, तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो 1 सेकंड में 5 दोलन, तो आपका आवृत्ति आ जाएगा n बराबर 5 आ गया। अब आ गया क्या, n बराबर 5 आ गया। अब आप पूछता क्या है कि आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल जो आपका होता है, आवर्तकाल 1/आवृत्ति होता है। क्या होता है, 1/आवृत्ति होता है। आवर्तकाल अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 1/आवृत्ति होगा। अगर इसका मान अगर 5 है तो इसका कितना, 1/5 तो 0.2 सेकंड हो जाएगा। उल्टा होता है हमेशा। कोणीय वेग आपको पता है कि 2πn होता है, 2 × 22/7 गुणे n निकाल चुके हैं तो 31.4 रेडियन पर सेकंड है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई भी सीखा हमको निकालना है, n निकालना है तो प्रति एकांक सेकंड में निकालेंगे। तो प्रति एकांक में निकालें तो पहले 1 सेकंड का निकल गया दोलन की संख्या, तो आपका आवृत्ति आ गया। आवृत्ति का फार्मूला था प्रति एकांक समय सेकंड में जो दोलन की जो दूरी तय किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति जो आपका होता है 1/आवर्तकाल होता है। क्या होता है, 1/आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल अगर निकालना है तो 1/ क्या होगा, आवृत्ति हो जाएगा, तो 0.2 सेकंड है। इसको पुट कर दिए। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है, ओमेगा बराबर 2πn पे n बराबर 1/t, y बराबर a sin ओमेगा t से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, दोलन करते समय एक गोलक 100 सेकंड के माध्य बिंदु पर 100 बार गुजरता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए, 100 सेकंड में 100 बार गुजरता है। क्या बोल रहा है कि दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। तो देखिएगा, माध्य बिंदु से गुजरता है 100 बार ना जी, क्या गुजरता है, यहाँ से गुजरता है, माध्य बिंदु से क्या गुजरता है, 100 बार गुजरता है। तो देखिएगा, 100 बार इधर से गुजरता है, क्या गुजरता है, 100 बार अगर माध्य बिंदु से गुजरता है तो बताइएगा, तो दोलन कितना टोटल हो रहा है, 50 से दोलन होगा पूरा। अगर 100 बार गुजर रहा, माध्य बिंदु से अगर गुजर रहा है तब पूरा दोलन निकालेंगे तो कितना, 50 दोलन होगा। अगर माध्य बिंदु से गुजर रहा सिर्फ, तो कह रहा है कि दोलन करते समय
गोला का 100 सेकंड में मध्य बिंदु पर 100 बार गुजरता है। तो देखिएगा हम आपको क्या बताए हैं कि एक दोलन पूरा करने में जो लगा समय वही आपका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है, क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो कितना आवर्तकाल टोटल करेगा, कितना करेगा? तो टोटल दोलन कितना करेगा? 50 दोलन टोटल करेगा। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से गया फिर आएगा, एक हुआ फिर गया फिर आया, तो 100 बार जाता है तो कितना? 50 बार किया, तो आपका क्या होगा? दोलन की संख्या टोटल 50 होगा। 50 सेकंड में 100 मान के 50 दोलन पूरा करने में 100 सेकंड, तो एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड, तो आवृत्ति आपका कितना हो जाएगा? 2 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या होगा? आवृत्ति आपका 2 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या कहलाता है। क्या होगा? दोलन की कुल संख्या कहलाता है। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या करते हैं? अब बोलता क्या है, अगर क्वेश्चन पूछे कि दोलन करते समय लोलक 100 सेकंड माध्य बिंदु से सिर्फ गुजर रहा है ना, ये माध्य बिंदु से गुजर रहा है, बोल रहा है कितना दोलन कर रहा है? माध्य बिंदु से 100 बार गुजर रहा है, तो 100 बार गुजर रहा था, कुल टोटल कितना? 50 दोलन किया है, माध्य बिंदु से गुजरा है। तो यहाँ से एक गया फिर यहाँ से एक गया फिर, ये तो वापस भी तो आएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सरल लोलक देखिएगा क्वेश्चन, एक सरल लोलक के माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति तक 0.4 सेकंड में पहुंचता है। माध्य स्थिति में क्या होता है? मध्य स्थिति से क्या होता है? 0.4 सेकंड में पहुंचता है। देखिएगा तो 0.4 सेकंड में, अच्छा से समझिएगा इसको, मान लीजिएगा माध्य स्थिति से कितना पहुंचता है? 0.4 सेकंड में। यहाँ से इसको जाने में 0.4 सेकंड लगता है, ठीक है। और यहाँ से भी तो यहाँ जाने में इसको 0.4 सेकंड लगा होगा। 0.4 सेकंड जाने में, 0.4 सेकंड यहाँ से यहाँ जाने में, अब फिर इसको वापस तो इस पॉइंट पर लौटना है। तो बताइएगा 0.4 है 0.4, तो 0.8 और 0.8 फिर से लौटने में, तो 0 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.16। तो 0.16 आ जाएगा, तो कितना टोटल कितना किया? 4 गुने कितना हो जाएगा? 4 गुने 0 पूछ रहा है क्या कि इसका आवर्तकाल क्या होगा? क्या होगा? क्या पूछ रहा है कि इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिएगा आवर्तकाल इसका निकालने के लिए पूछा गया है कि एक सरल लोलक माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति पर 0.4 सेकंड में पहुंचता है। ये माध्य स्थिति आपका महत्तम स्थिति यहाँ से आपका 0.4 सेकंड में पहुंचता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो कितना बार चक्कर लगाया? टोटल 4 बार लगाएगा। कि एक बार देखिए, एक बार इधर गया, एक बार इधर, देखिए इधर से यहाँ गया 4 और इधर से यहाँ गया 4 और 4 क्या हुए? लौटने में भी तो लगा, तो 4 टोटल 4 हुआ दोलन। अगुने कितना? एक दोलन 4 सेकंड लगता है, तो टोटल 4 दोलन में कितना लगेगा? 1.6 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.6 सेकंड आ जाएगा। एक सरल लोलक माध्य स्थिति से महत्तम बिंदु पर जाता है तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल पूछ रहा है कि एन बराबर निकालने के लिए बोल रहा है कि एन बराबर निकालिए कि क्या होगा। आवर्तकाल पूछ रहा है कि आवर्तकाल को टी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल को टी से बोलते हैं। टी क्या होगा? जो 25 सेकंड में 20 पूर्ण दोलन करता है। तब 20 जो पूर्ण दोलन करता है तो मान कि क्या होता है? 25 सेकंड में करता है। तो हम लोग क्या निकालते हैं कि एक दोलन करने में कितना समय लगा? तो एक दोलन करने में कितना लगेगा? 25/20 लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 5/4 माने 1.2 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। एक दोलन निकालते हैं, एक दोलन पूरा करने में उसी को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। तो उसका आवर्तकाल निकालना है कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो एक दोलन करने में 25/20 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सरल आवर्त गति कंपन करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया हुआ y बराबर a sin 3 sin 10t दिया था, आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो a बराबर हम फार्मूला बताएं कि a sin क्या होता है, आप लोग को फार्मूला हम बताएं कि y बराबर क्या होता है, y बराबर a sin ओमेगा टी होता है। क्या होता है? ओमेगा टी होता है। तो बताइएगा ओमेगा के आपका स्थान पर क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो ओमेगा बराबर 10 हो गया। और 2 पाई एन बराबर आपका क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। क्या हुआ है? 2 पाई एन बराबर भी क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ। एम का कि ओमेगा बराबर आपका 10 है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन बराबर क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। हमको से क्या पूछ रहा है? क्या आवृत्ति निकाली, एन का मान पूछ रहा है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 पाई क्या हो जाएगा? हर्ट्ज में हो जाएगा 10/2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसे क्वेश्चन आपको बताया था कि इसे क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना इसे है कि लंबाई इसका क्या हो जाता है? एल हो जाता है। सरल लोलक में होता है कि अगर द्रव्यमान के पिंड को एल लंबाई के धागे से लटकाए तो दोलन के फलस्वरूप जो होता है क्या आवर्तकाल निकालना है? टी बराबर 2 पाई अंडर एल जी होता है। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सरल लोलक का आवर्तकाल पूछ रहा है। तो क्या हो जाता है? टी बराबर 2 पाई अंडर एल जी। तो क्या हो जाएगा? 1/9.8 1/9.8 कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 2 सेकंड आपका आंसर
आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर यदि सरल लोला का आवर्तकाल टी है तो चंद्रमा पर इसका आवर्तकाल कितना होगा। तो टी बराबर 2 पाई अंदर रूट L/g। चंद्रमा के सतह पर 600 भाग का G/6 हो जाता था, G/6 कर दिया गया। G/ अगर 6 कर देते हैं तो टी निकल जाता है, तो टी रूट में चल जाएगा। तो टी बराबर टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, अगर चंद्रमा पूछाएगा तो टी इंटू क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, क्योंकि अंदर रूट में L/g होता है। क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंदर रूट L/g, या जी को बटा 6 की है तो 6 तो रूट में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा टी√6 हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन के निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को गिराया जाता है तो क्या होता है, दोनों सेम समय पर गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेगा। हवा में अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु भारी द्रव्यमान पहले गिरेगा। अगर कोई ट्रेन एक समान गति से गतिशील है, उसमें बैठा व्यक्ति के सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का हाथों में गिरेगा। अगर ट्रेन त्वरण के साथ बढ़ती है, मन क्या होता है, आगे बढ़ती है तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा। कह रहा है कि उच्चतम व्यक्ति क्या होता है कि नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है तथा गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाता है 10 मीटर। अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों चक्कर काटता है तो उसका किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन उसका शून्य होता है। देखिएगा अगर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। देखिएगा इसे एक हम सर्कल से हम आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, आपका यहाँ पर विषुवत रेखा है, कहाँ पर है, यहाँ पर आपका विषुवत रेखा, यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। याद रखिएगा विषुवत रेखा आपकी क्या बताया कि ध्रुव पर क्या होता है, अधिक होता है, विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है। तब बोला कि विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो ध्रुव मान की गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, विषुवत रेखा ध्रुव से विषुवत रेखा के आने पर घटेगा। आपको बता चुके हैं। इसमें देखिएगा पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ाया या घटा दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा देने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। क्या होता है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगर 17 गुना से अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हालांकि यही पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक देने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग का मान का अनुपात बताइए। तो आप लोग को याद रखना है कि पलायन वेग का फार्मूला होता है अंदर√2gr होता है, और कक्षीय वेग का फार्मूला होता है अंदर√gr होता है। दोनों को डिफाइंड करेंगे तो gr से gr खत्म हो जाएगा, लेकिन √2 अनुपात 1 बचेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एक ध्रुवीय उपग्रह से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, कोई वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक वाले कक्षा में चक्कर लाता है, ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 8 किलोमीटर पर सेकंड। आवर्तकाल 84 मिनट होता है। 84 मिनट को सेकंड में चेंज कीजिएगा, 84 गुने 60 कीजिएगा, 5040 सेकंड होगा। इसका उपयोग किया जाता है मौसम संबंधी जानकारियों के लिए किया जाता है। भू स्तरीय उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब भू स्तरीय उपग्रह जो होता है कि पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर करता है, चक्कर लगाता है। अब विश्व तल में चक्कर। इसका कक्षीय वेग कितना होता है, 3.1 किलोमीटर, और इसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है। भू स्तरीय उपग्रह का उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। दूरसंचार में किया जाता है तो 24 घंटा इसका सेवा में रहेगा। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, अगर किसी झूले पर एक व्यक्ति झूल रहा है तो आवर्तकाल नहीं बदलेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई के घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला तेज हो जाता है, और उल्टा होने पर उल्टा अगर होता है। फिर देखिएगा क्वेश्चन इसमें कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए आवर्तकाल क्या होगा, अनंत होगा। देखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर, इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ जाता है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। पेंडुलम की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, लेकिन पेंडुलम क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। क्या हो जाता है, पेंडुलम क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो आवर्तकाल हम बताए थे अभी जस्ट बताएं कि आवर्तकाल बढ़ेगा तो पेंडुलम क्या होगा, सुस्त हो जाएगा। अगर आवर्तकाल घटेगा तो पेंडुलम क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाले घड़ी में क्या होगा, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने के कारण क्या होता है, पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ जाएगा तो उसके जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ने से पेंडुलम सुस्त हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घटता है। क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर बढ़ने से आवर्तकाल का मान घटता है तथा घटने से क्या होता है, बढ़ता है। क्या करते हैं, बढ़ता है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं 7 से 8 चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा और ताप। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊष्मा ताप से, तरंग एवं ध्वनि से
तरंग और ध्वनि से हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। इससे कम से कम तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा और इसको बेसिस भी हम दोनों करवा देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ